भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं रंग समागम। मिलिए कला जगत की प्रख्यात विभूतियों से और जानिए इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। रंग समागम। नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में जब सारा का सारा जीवन बिल्कुल ठहरा हुआ है, ऐसे दौर में भारतेंदु नाट्य अकादमी एक नई पहल के साथ आई। इस पहल का नाम है रंग समागम 2020। रंग समागम के माध्यम से हम वेबिनार के जरिए जुड़ रहे हैं उन लोगों से जिन्होंने कला के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। आज हमारे बीच में एक ऐसे ही मेहमान हैं जिन्होंने लखनऊ थिएटर को एक नई परिभाषा दी, लखनऊ के थिएटर फेस्टिवल को एक नई परिभाषा दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रेपेटुआ के संस्थापक श्री भूपेश राय जी की। स्वागत है सर भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार में आपका। थैंक यू सर, और सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं सर आप? जिन तक हम लोग पहुंच रहे हैं इस लॉकडाउन के टाइम पे, मैं बिल्कुल सही हूँ सर। हाउ आर यू? बहुत अच्छा लगा बढ़िया हूँ सर। बात किसी नए इंसान से मिलकर, और क्योंकि अभी तक आप सिर्फ अपने जान पहचान और परिवार के लोगों को ही देख रहे थे, वो भी गिने चुने। सो इट्स वेरी नाइस टू थैंक यू। उम्मीद करते हैं सर कोरोना काल में सपरिवार पूरी तरह स्वस्थ होंगे आप। जी बिल्कुल, सभी लोग स्वस्थ हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, और ये चीज़ जितनी जल्दी जाए उतना बेहतर है, खासकर हमारे समाज के सभी वर्ग के लिए, और खासकर जो सबसे निचला वर्ग है उसके लिए बहुत मुश्किल का दौर है। निश्चित तौर पे सर, निश्चित तौर पे सर। एक बड़ी लंबी आपकी यात्रा रही है और बड़ी रोचक यात्रा रही है। लखनऊ को आपने थिएटर फेस्टिवल की एक नई परिभाषा दी। बहुत कुछ जानना है आपसे, बहुत कुछ आपकी यात्रा के रोचक किस्से भी सुनने हैं। लेकिन सबसे पहले सन 2002 में जहां तक मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, पहली बार रंगमंच से जुड़ना हुआ आपका। जी। कैसे, वो क्या संयोग था जब रंगमंच के प्रति एक आकर्षण हुआ, उस तरफ झुका हुआ? उसका मैं कहूँगा सबसे बड़ा सहयोग मतलब भारतेंदु नाट्य अकादमी का ही है, क्योंकि मेरा 2002 तक जीवन में किसी भी रूप से थिएटर से कोई वास्ता ही नहीं था, मतलब कोई एक्सपोजर नहीं था। मुझे थिएटर की स्पेलिंग तक नहीं आती थी, अगर मैं सच में बोलूं तो। मैं जब 2002 में एक वर्कशॉप का ऐड निकला था, और बीएनए की वर्कशॉप थी 2 महीने की, और हेडलाइन उसकी आज भी मुझे याद है, आओ अभिनय सीखें। सो वो थोड़ी कैची हेडलाइन मुझे लगी। सो ऐसे ही उस टाइम पे गर्मी की छुट्टियां थी, तो उसमें चला गया, मैं ज्वाइन किया, एंड वहां से जो एक अलग अनुभव हुआ जब मैंने पहली बार नाटक देखा ना, ईमानदारी से बोलूं तो मुझे यही लगा, बस मुझे यही करना और कुछ नहीं, बस यही है। क्या बात। क्योंकि इसके पहले पढ़ाई वढ़ाई बहुत करने की कोशिश कर, क्या करें, पढ़ाई में एकदम बैक बेंचर रहा हूँ, मतलब मुझे बहुत बुरी पढ़ाई, अगर खुद उसमें। तो वहां से फिर बीएनए ज्वाइन किया, 1 महीने की वर्कशॉप की। वहां से जो थिएटर के लिए एक मैं पहली बार किसी एक ऐसे प्रोसेस में गया था, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में गया था कि जहाँ पे सबसे बड़ी चीज मुझे जो होल्ड की वो है ह्यूमैनिटी, मतलब एक वो सीखने को मिली वहां पे। वो मेरे एक सर थे जो सबसे पहले गुरु है मेरे, ललित सिंह पोखरिया जी। जी। उन्होंने यही बात बोली थी कि थिएटर आपको कुछ सिखाए ना सिखाए, एक गुड ह्यूमन बीइंग सिखा देता है। आपके अंदर ऑब्जर्वेशन की एक टेक्निक पैदा करता है। ऐसा नहीं है कि कोई, हर किसी के अंदर वो ऑब्जर्वेशन होती है, लेकिन थिएटर में आकर के आप कुछ चीजें टेक्निकल उसकी सीखते हैं, टेक्निक की, कैसे ऑब्जर्व करना है, किसको देखना है। तो वो एक एक्सरसाइज होती थी, उसके थ्रू धीरे धीरे क्या हुआ कि आप ये एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे थिएटर से मिली। तो ये समर वर्कशॉप थी सर बीएनए की? जी, समर वर्कशॉप थी 1 महीने की। तो वो मैं ऐसे ही गया था ज्वाइन करने, और मेरे ख्याल से वहां पे 100% जितने भी लोग आए थे, उनमें से 99% लोग इसीलिए गए थे कि गर्मी की छुट्टियां हैं, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, कोई सीरियस नहीं था।
जी 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 दरमियान वर्कशॉप के, क्योंकि सभी का मोटो था कि मेरी छुट्टी थी तो इसलिए आ गया, मेरा वो क्लास वो हो गया तो मैं इसलिए आ गया, ये हो गया, मतलब। और किसी ने थिएटर का टी नहीं देखा था, सबसे बड़ी चीज, हर कोई एक रॉ जी था। जी तो उस जी हमाम में जी सब नंगे थे, तो वहां पे किसी को कुछ, कोई तीस मार खाने, और कुछ थे जो फिल्मों से बहुत इंस्पायर्ड होकर के आए थे, और एक दो लड़के तो थे, हमारे बहुत अच्छा दोस्त है संदीप यादव, उसको शाहरुख खान की जी पूरी डायलॉग्स याद रहते थे। हम लोग कहते थे यार क्या बात है, इतना उसको तो हम्म। बहुत कुछ आता है। सो वो एक महीने की वर्कशॉप ने मेरा जीवन बदल। ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप थी सर, ये जी, ये प्ले भी प्रोडक्ट, किया आप लोगों ने? हाँ, एक नाटक भी किया था। पहला नाटक था हमारा अंधेर नगरी चौपट राजा, जी जी उसे सुशील कुमार जी ने डायरेक्ट किया था। उस टाइम वो बीएनए के डायरेक्टर हुआ करते थे, और जी जी एकदम अलग ही, मतलब मैं बता ही नहीं सकता कि मेरे जीवन में थिएटर से अच्छी चीज तो कुछ हुई ही नहीं। आई एम सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। तो फिर उस समर वर्कशॉप ने फिर जीवन को एक नई हाँ, दिशा दे दी। हाँ, फिर दिशा ये थी कि भाई गए थे तो सभी कोई एक एक्टर बनना चाहता है शुरुआती दौर में, जी जी नाटक में जब भी जाता है कि एक्टर बनेंगे, तो वही बनने की जद्दोजहद चलती रही। और काफी लखनऊ में अलग वर्कशॉप्स हुई, उनको ज्वाइन किया, जैसे बाबा की वर्कशॉप सुमन कुरश्रेष्ठ जी की नीपा से, जी 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 वो भी, मतलब उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी लाइफ में थिएटर को समझने में। सो वो जी जी वर्कशॉप ज्वाइन की, फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग इधर उधर जहां काम मिलता था, मतलब ये नहीं था कि मुझे ये करना है, जो मेरे को ये था कि मैंने हर काम किया है, मैं सिर्फ एक्टर जी बनने जी नहीं गया। और मुझे कहीं पे मैंने देखा शुरू के जितने भी 3-4 नाटक किए, तो उसमें बहुत छोटे रोल दे दिया, किसी ने इधर दे दिया, क्योंकि लंबा था तो 99% दारबान टाइप का रोल, या तो वो जो आपकी फिजिकल कास्टिंग होती है ना, उसके हिसाब से कास्टिंग होती थी। तो जी जी उसके बाद इच्छा थी बहुत, लेकिन लखनऊ के अंदर आप जानते ही हैं, अ, जी जी मुझे आज भी इस बात का बहुत अफसोस है कि लखनऊ कल्चरली इतना स्ट्रांग। और फिर मुझे थिएटर जानने का मौका मिला लखनऊ का, थोड़ा एक दो जी जी दिल्ली गया। पहली बार मैं थिएटर के ही माध्यम से बाहर निकला था अपने शहर से, लखनऊ से, कभी बाहर भी नहीं जी गया जी था। तो वहां पे जाकर के जी देखा, और फिर लखनऊ का जो थिएटर हो रहा था, तो मैं फिर, मतलब आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग भी फिर आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं ना, करोगे क्या, 25-26 साल की उम्र हो जी रही जी जी है, नाउ यू हैव टू डिसाइड वन थिंग, करना क्या है। ऐसे ही इतनी गुर्बत की लाइफ से जीते हुए आ रहे थे, तो कब तक गुर्बती रखनी है, मतलब कुछ तो डिसाइड करिए आप। तो उस चक्कर में थिएटर की कोई वैल्यू तो थी नहीं सोसाइटी में उस वक्त, जी जी कि नाटक कर रहा है तो क्या, नाटक कर रहा है तो हाँ वो तो है, लेकिन करना क्या है, वो तो ऐसी है, वो तो तुम डर जाते हो। गया। लेकिन उनको मैं कन्विंस कराने की कोशिश करता रहा, घर वालों को, कि नहीं, लेकिन फिर एक, और इतना अच्छा मैं कर भी नहीं रहा था कि या तो आप जी जी बहुत अच्छा कुछ कर रहे होते तो आप उसके लिए जी फाइट जी कर जी सकते हो ना। आप वहां से कुछ भी नहीं अच्छा मिल रहा है, मतलब शहर में ना आप इतना अच्छा काम हो रहा है। फिर ये हुआ कि बाहर जाने की कोशिश करें, लखनऊ से एनएसडी देने का बहुत मन था, एफटीआई देने का। मेरे संगी साथी बहुत, जैसे सहर्ष शुक्ला है, वो मेरे बैचमेट है मेरा जी जी बीएनए में, अच्छा अच्छा तो वो जा रहा था एफटीआई, तो मैं सोचा मैं भी उसके साथ जाऊं एग्जाम देने, लेकिन वो एक शुरू से कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, ईमानदारी से बोलते वो एक कॉन्फिडेंस नहीं था, कि क्योंकि आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, बिल्कुल। कि आपके भले आपके 4 साथी बोले अरे यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, लेकिन आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा, सो इसलिए नहीं जा पाया कहीं पे भी। दिल्ली कुछ दिन रहना हुआ सर आपका, या फिर नहीं, सिर्फ मैं ऐसे ही दिल्ली टहलने रहता गए था, थे? और आप ये नहीं करेंगे कि दिल्ली जब मैं पहली बार गया नेशनल, और सबसे पहले दिल्ली पहुंचा, सीधे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया, किसी तरीके से अंदर घुसा हूँ, और उस गेट के अंदर में गया हूँ, मुझे हर एक रास्ता पता, और मैं कभी नहीं गया, मुझे सपने में आता था वो स्पेस। क्या तो बात। जो कैंटीन है वहां पे बाहर बैठ के मैं चाय, जब आप अंदर एनएसडी में घुसिए मेन से, तो जो पुरानी जी जी पहले जी कैंटीन हुआ करती थी राइट हैंड साइड पे, जी जी आप घुसेंगे तो राइट हैंड साइड पे, अब तो पीछे चली गई है। तो वहां जी पे वो सामने जो बेंचेस हैं पेड़ के नीचे पड़ी हुई हैं, पत्थर पत्थर की बेंचेस, वो सब मुझे लगा मैं देखा हूँ ये सब। अरे मैं मंत्रमुग्ध हो गया था उस जगह से जाकर, मन ही नहीं करता था, मैं
जब एनएसडी बंद होता था तब मैं आता था। दिन भर वहां बैठ के बस चाय पीता था, वहां लोगों को आते देखता था, जाते देखता था, कोई अंदाजा लगाता था अच्छा इस कद काठी का तो ये शायद प्रोफेसर होंगे या टीचर होंगे। पहली बार हमने वहां पे अंकुर जी को देखा, यू नो अलग ही जगह थी वो मेरे लिए तो। और वो सच में मैं बहुत अपने आप को, आज भी मुझे बहुत अफसोस है मैं वहां पढ़ नहीं पाया, वरना हाँ। तो 2002 से 2009 में तो खैर रेpertoire एग्जिस्टेंस 2005-6 तक ये स्ट्रगल चला मेरा। जी 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 जी। तो रेpertoire की पहले की जो पूरी कहानी रही सर, मतलब 5-6 तक तो ये स्ट्रगल रहा, 6 से 9 के बीच का जो तक मैंने फिर थिएटर छोड़ दिया फिर एकदम, मतलब बिल्कुल ही छोड़ दिया। देन आई स्टार्टेड डूइंग जॉब, इधर उधर एक सिम बेचता था, कार लोन्स कराता था, क्रेडिट कार्ड बेचता था, और एयरटेल एक कंपनी आई थी फिर उस टाइम लखनऊ में लॉन्च हुई थी, तो उसमें मैं लास्ट जॉब मेरी वही थी, उसमें मैं सिम बेचता था। फिर उसके बाद फिर मैं नहीं कर पाया, मैंने कहा नहीं कर पाया। देन 2008 तक मैंने ये सब किया, फिर 8 के शुरुआत में मैं छोड़ दिया, मैंने कहा कुछ नहीं करना। फिर मुझे थिएटर याद आया, फिर वापस थिएटर की तरफ आना चाहिए। तो उस टाइम पे सहर्ष शायद एफटीआई कर रहा था, तो वो आया हुआ था लखनऊ, ऐसे ही मिला, मैंने कहा तुम लोग सेटल हो गए, बढ़िया जगह चले गए यार, यहाँ बेवकूफ की तरह बैठे हुए, समझ नहीं आ रहा क्या करें लाइफ में, और करना नाटक ही है और जीवन में कुछ। तो उसने कहा कि एक वर्कशॉप हो रही है, उसके यहाँ फैकल्टी में आए थे पढ़ाने एफटीआई में अश्वथ भट्ट जी जी। तो उसने कहा कि उत्तराखंड में वो एक वर्कशॉप करते हैं, वहां चले जाओ, रेजिडेंशियल वर्कशॉप करते हैं। मैं कहा ठीक है चला जाऊंगा, मैं कभी पहाड़ भी नहीं गया, और लेकिन मैंने कि वर्कशॉप ऐसे एक नया अनुभव था कि एक आप ऐसी पहाड़ों में एक घर के अंदर, वहां कोई नहीं है दाएं बाएं, सिर्फ आप हैं, और सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक क्लासेस चल रही हैं, 10 बजे तक। तो वो बहुत ही मतलब ये हुआ कि हाँ यार ये मैं किसी तरीके से मुझे करना। देन आई फिर अश्वथ भट्ट को कॉल किया उनको, फिर उन्होंने लिया मेरे को उसमें, फिर गया वो वर्कशॉप किया 2009 में। वो मेरे जीवन का एक बदलाव रहा उस वर्कशॉप से। तो वहां से लौट के आने के बाद रेpertoire की शुरुआत करने की भूमिका बनी। उसकी शुरुआत ये यूं हुई कि वर्कशॉप हुई, बहुत ही अच्छी वर्कशॉप, शानदार वर्कशॉप थी। अगर वैसा काम हम लोग को लखनऊ में उस टाइम मिल जाता ना विदित जी, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इतना टैलेंट है, इतना पैशनेट लोग हैं, मतलब पैशनेट है, लेकिन वो एक एक्टर बहुत काहिल होता है, बहुत आलसी होता है। तो वो वैसा आपको इतनी गुरुओं का जो साथ होता है, जो वहाँ के आपके शहर के टीचर हैं, उनको, क्योंकि वो भी उसी दौर से आए हैं, तो उनको तो पुश करना चाहिए। जी जी जी। बट यहाँ पे उल्टा था कि जो स्टूडेंट है वो गुरुओं को पुश करते थे कि गुरुजी कुछ करो, गुरुजी कुछ करो। अब बैठे हुए हैं वहां पे 3-3 घंटा की गुरुजी कुछ ज्ञान दे देंगे आज, मतलब कुछ तो वो चीजें नहीं मिली। वो मैं आज भी बोलता हूँ, मैं जितने लोग लखनऊ के मेरे जिनके टाइम पे मैंने काम किया उस टाइम पे, सबको वो रटी रटाई कुछ चीजें। तो वहाँ अश्वथ भट्ट साहब के साथ सर कितने दिन की वर्कशॉप रही? वो रही मेरी करीब 2 हफ्ते की वर्कशॉप थी, और सुबह 4 बजे से रात को 9 बजे तक चलती थी, और मतलब 4 बजे उठना होता था, 5 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती थी। फिजिकल है, देन उसके बाद म्यूजिक, मतलब एक मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस। मैं बहुत बेसुरा आदमी हूँ, ठीक। और उस वर्कशॉप में वो जो सुबह म्यूजिक, वहां पे 2 घंटे की म्यूजिक की क्लासेस होती थी, 1-1.5-2 घंटे। तो 15 दिन में मैंने एक गाना इतना अच्छा गा दिया, बंगाली गाना, कि जो वहां पे बेस्ट सिंगर था, कैलकाटा का था वो लड़का, इज अ वेरी गुड सिंगर, और अच्छा म्यूजिक वो भी बजाता था, गिटार बजाता था। उसने कहा यार क्या तुमने सुर लगाया है, और उसके बाद से मैं नहीं गा पाया। मतलब वो एक अलग ही, जो आप बोलते हैं संगीत के अंदर एक अलग सूफीपना है, तो वो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैंने वो अपनी लाइफ में एक बार अचीव तो, भले अब वापस शायद नहीं गा पाऊंगा। वो क्या मतलब ऐसा वहां की
कृति ऐसी थी, हाँ, वहां का वातावरण ऐसा था कि रोड पर से आप 2 घंटे की ट्रैकिंग करें, रोड पे उतरे, सामान उतारे, मतलब वहां पे ये भी कि आप उतना ही सामान ले जाइए जितना आप ढो के चल सकते हैं पहाड़। जी जी। तो आप बहुत लग्जरी भी नहीं ले जा सकते थे अपने साथ। बहुत लोग जैसे कि अरे यार ये भी ले आएंगे, वो भी ले आएंगे, खाने को ले आएंगे, तो भाई आप ही को ढो के ले जाना है। तो उस हिसाब से वो करीब 2 घंटे की ट्रैकिंग थी। उसके बाद एक छोटी सी वैली थी और वहां पे एक अकेला घर। अरे वाह। और नीचे सिर्फ पहाड़, कोई मतलब गाड़ी का था, हम लोग ने इंसान नहीं देखे वहां पे कोई भी। वहां पे तो नीचे एक झरना था, उतर के जाते थे, वहीं पे नहाते थे और अपना खुद ही टॉयलेट बनाना है आपको। सो हम लोगों ने अपना ही गड्ढा वड्ढा खोद करके एक बनाया था टॉयलेट। और काफी रूल रेगुलेशन बहुत अच्छे थे। जहां से मैंने नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन, मतलब उस 15 दिन से मुझे, मतलब ये पेड़ पौधे और वेस्टेज, प्लास्टिक प्लास्टिक, वहां से मैं सीखा, शायद उस वर्कशॉप से सीख पाया कि आपको एक रैपर का, टॉफी का टुकड़ा भी नहीं फेंकना। तो वो वर्कशॉप अलग ही थी। तो वहां पे वही सुबह 4 बजे से लेके रात को 9 बजे तक आप एक प्रॉपर प्रोसेस में हो। फोन नहीं है, कोई नेटवर्क तो आता ही नहीं था वहां पे। अश्वथ भट्ट को खुद ही खड़ के छत के ऊपर जा करके ऐसे हाथ वाथ उठा करके नेटवर्क पकड़ते थे वो। तो अद्भुत जगह थी एकदम। तो फिर वहां से लौट के आने के बाद वहां से लौट के आए तो अश्वथ सर का एक नाटक था, एक मुलाकात मंटो से। उनका मोनोलॉग है। तो उसी टाइम उन्होंने नया नया वो नाटक तैयार किया था। उसी टाइम 2009 में ही वो शायद नाटक ओपन भी किया था। तो ही सेड कि उर्दू लैंग्वेज में है एंड लखनऊ में कुछ करते हैं। तो मैंने बिल्कुल आई एम रेडी, कुछ करता हूँ मैं जाकर के। देन मैं वर्कशॉप खत्म हुई, लखनऊ आया, उन्होंने अपना सारा जितना भी स्क्रिप्ट थी एंड एवरीथिंग, टेक्स्ट मटेरियल उन्होंने मुझे कुरियर किया एंड दी फॉलो अप की भूपेश कुछ करो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं कोशिश किया। तो जब शुरुआत हुई तो अब एक नाटक के लिए मैं कैसे पैसे इकट्ठे करूं, मतलब स्पॉन्सर कैसे लाऊं। और लखनऊ में ऐसा नहीं हुआ है कभी। लखनऊ में कभी भी नाटक मतलब बाहर से आए हैं अगर, तो कोई संस्थाएं मंगाती थी, जैसे किसी संस्था ने बुला लिया कोई नाटक, मतलब कोई इंडिपेंडेंट पब्लिक के लिए नहीं था। और जो संस्थाएं बुलाती भी थी तो वो बहुत इनवाइटी बेस्ड होते थे, जो अच्छे नाटक होते थे। वो चीज मुझे बड़ी खराब लगी थी, क्योंकि हम लोग के टाइम पे जब कोई अच्छे नाटक आते थे तो हम लोग को देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे वो हर संस्था का अपना एक इनवाइटी है या जो है, या पता नहीं लगता था। क्योंकि उनकी हर अगर मेरे 500 जानने वाले हैं तो मैं 500 तक क्यों अपनी बात पहुंचाऊंगा, वहां पे ये एक 500 तक ही बस। तो अब हम लोग तो किसी को जानते भी नहीं थे उस टाइम पे, तो कैसे कोई हमें इनवाइट करेगा या कैसे बुलाएगा। तो वैसे हमारे जैसे तो लाखों लोग हैं लखनऊ में जिनको नाटक पसंद है एज ए दर्शक अगर देखना चाहते हैं। तो एक नाटक मुलाकात मंटो, वो नाटक अब कैसे उसको मैं बेचूं यहाँ पे। देन और उसी टाइम पे हबीब तनवीर सर का मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव रहा। उनके जो मैंने उसके बाद मतलब वो, मैं बहुत धन्य मानता हूँ अपने आप को कि मैंने उनके नाटक देखे। आज के टाइम पे अब वो नाटक कोई देख, चाहे नहीं मिल सकते वो नाटक देख वैसे। हबीब सर की उसी साल डेथ हुई थी 2009 में। तो देन आई ट्राइंग टू डू कि फिर नया थिएटर में मैंने रामचंद्र भैया से बात की कि हम पूरा फेस्टिवल एक हबीब सर को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। मैं यहाँ रोकूंगा सर आपको। अभी अश्वथ भट्ट साहब ने जो प्रपोजल भेजा था उस पर अभी कुछ नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, वो एक नाटक है, मैं नहीं भेज पा रहा। अब कैसे करूं? अब ये हुआ कि एक नहीं करते हैं, इसके साथ अगर हम 3-4 नाटक और ले आते हैं तो शायद कोई कंपनी या कोई स्पॉन्सर कहेगा यार एक तो नाटक वैसे ही कोई नहीं देखता, ठीक है, किसी के पास लेके जाओ, थिएटर करा रहे हैं उसके लिए दे दो, तो आदमी ऐसे ही भगा देता। मतलब ईमानदारी से बोल, मतलब 25-30 जगह लोगों ने तो थिएटर सुन के उसके बाद सुना ही नहीं। मतलब आगे बात ही ना करो, हाँ आए हो, चाय पी लो, पानी पी लो, बिस्किट खा लो, और बताओ क्या चल रहा है, सब बढ़िया। तो शुरुआत में आप जिनको जानते हैं शहर में उन्हीं के पास जाते हैं। तो मेरे पास इस बीच क्या था, मैंने अपने 2002 से 2009 के बीच में मैंने बहुत काम किए थे। मैंने तो उसमें मैं बहुत लोगों को ना, एक आप जानने लगते हैं
जी जी। तो वो जब हुआ वहां पे तो उसकी वजह से जितने लोगों को मैं जाना, तो और मैं इवेंट भी करने लगा था। मैं करीब 2-3 साल बहुत बढ़िया मैंने इवेंट किए लखनऊ में। सो एक कंपनी थी, उसी के साथ मिलके वो मुझे अपने मतलब एस्थेटिकली मैं वहां से मैंने सीखा एस्थेटिक्स क्या होते हैं, हाउ टू डिजाइन ए स्पेस, हाउ टू डिजाइन है, मतलब क्योंकि अगर मैं देखूं मैं अपने फेस्टिवल के अंदर थिएटर होता है, म्यूजिक, उसमें मेरा कोई भी मतलब नहीं है। बस मेरे लिए क्या है कि मेरा जो स्टेज है वो स्टेज मेरा पूरा फेस्टिवल। सो एस्थेटिकली उसको कैसे डिजाइन करूं, वो मैंने बहुत ज्यादा जो मुझे सीखने को मिला इवेंट में, सीखने को चीजों को बैलेंस करना। तो हबीब सर का फिर उस टाइम पे ये हुआ कि इनको ट्रिब्यूट देते हैं, तो हबीब सर के में 4 नाटक और एक मुलाकात मंटो से, तो ये 5 दिन का फेस्टिवल मैंने पहली बार फिर प्लान किया 2009 में 3 दिसंबर से लेकर के 8 दिसंबर का था। हाँ, 3 दिसंबर को था। सो पहले दिन तो ये स्थिति रही, और पहली बार टिकट कर रहा था। सबसे पहली चीज थी कि टिकटेड नाटक लखनऊ में होते नहीं, तो जी जी। और जो भी होते थे तो क्या होता था कि वही जैसे नहीं संस्थाओं के हैं, उनके अपने मेंबर्स हैं या उनकी अपनी जो भी गेस्ट लिस्ट है वो आते थे, और वो दान एक दान पात्र होता था वो, मतलब बॉक्स डोनेशन वाला, उसमें नाटक खत्म होता था, जिसने डाल दिया तो डाल दिया। और अगर कहीं पे बहुत ज्यादा है टिकट तो 15 रुपए, 10-20 रुपए ऐसे टिकट। तो मैंने पहली बार रखा 100 रुपए का टिकट फर्स्ट टाइम पे, ग्राउंड फ्लोर का, और बालकनी का रखा था उस टाइम 30 या 50 रुपए कुछ ऐसे। पहले दिन जब फेस्टिवल शुरू हुआ, जिस दिन एक मुलाकात मंटो से नाटक था, तो 50 लोग थे केवल, 600 का ऑडिटोरियम और उसमें 50 लोग। सो ठीक है, पहला दिन निकला, और पहली बार मैं जब आप एक नाटक होता है तो उसका पूरा एक प्रोडक्शन होता है, तो जी जी जी। प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस मेरे पास में, मतलब पहली बार मैं करने जा रहा था। उसमें सेट है, लाइट में पीसी वाली लाइट चाहिए, फ्रेस्नेल लाइट चाहिए, प्रोफाइल चाहिए, ये चाहिए, और ऑडिटोरियम में उतनी सुविधाएं भी नहीं थी। तो वो एक स्ट्रगल। अब और जब आप बाहर से कोई नाटक बुलाते हैं तो कि तो उनका तो टेक राइटर पूरा दिल्ली बॉम्बे के हिसाब से होता है, कर रहे हैं, तो वो सारे चैलेंजेस रहे, वो सब हुआ। बट लेकिन हाँ, सीखने को बहुत मिला। एसएनए में किया था आपने? संत गाडगे ऑडिटोरियम। फिर दूसरे दिन हुआ चरणदास चोर, दूसरे दिन था 4 दिसंबर को। और फिर उसके, और वो जो उसमें नहीं, इसमें मैं एक नाटक, मैंने बुके बहुत अच्छा बनाया था, मतलब अगर मैं देखूं वो एक्सपेरिमेंट था केवल, इट इज जस्ट अ एक्सपेरिमेंट, पहली बार शहर के लिए। और जिसमें पहला नाटक एक मुलाकात मंटो से, दूसरा नाटक हबीब साहब का चरणदास चोर, तीसरे दिन था सड़क और पोंगा पंडित, और चौथे दिन था जिस लाहौर ने वेख्याओं जन्माई नहीं, और फिफ्थ हमने रखा था हैमलेट द क्लाउन प्रिंस, रजत कपूर का। पहली बार इंडिया में क्लाउन के ऊपर नाटक कोई हुआ था जिब्रिश में, फर्स्ट, मेरे ख्याल से वो पहला नाटक था इंडिया का, जो कि एक यूरोपियन मतलब थिएटर अगर मैं देखूं तो उसको, वो इंडिया में एक एक्सपेरिमेंटल काम हो रहा था, बहुत अच्छा काम। तो वो सेकंड है जब जिस ये चरणदास चोर नाटक था, आप यकीन नहीं करेंगे, जैम पैक, हाउसफुल। अच्छा, टिकटेड शो हाउसफुल, 100 रुपए का टिकट, हाउसफुल। भले उसमें लोग 200, मतलब 600 में 150-200 लोग ऐसे ही आ गए होंगे, लेकिन मतलब वो एक डिमांड थी। वो जो डिमांड नजर आई ना मुझे कि और वो हबीब साहब का नाम था, हबीब साहब के नाम पे वो ऑडियंस थी, मतलब वो हबीब साहब की ऑडियंस, मतलब वो 50% तो मैं बोलूंगा कि 70% लोग ऐसे थे जिन्होंने नाटक ऑलरेडी देखा हुआ था, फिर से देखना मुझे नाटक। ये नाटक की वो पावर जो है ना एक थिएटर की, वो मैंने पहली बार वो हबीब साहब के काम में है। उनके वो नाटक मैं कहता हूँ आज भी कर दें तो लोग 50 बार देखे होंगे तो भी 91वीं बार देखने जाएंगे, अगर उनकी रीच में है, इतनी पावर है। और वो नाटक भी लाजवाब, खूबसूरत, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब आज के से, और वो इतना रेलेवेंट है वो नाटक
कि मैं बोलूं कि आने वाले 100 सालों तक हिंदुस्तान में भी और रिलेवेंट रहेगा, वो अभी तो एकदम ही रिलेवेंट है। सो वो चरणदास चोर नाटक अपने आप में मतलब ऑडियंस चाहे 100 साल भी पुरानी हो जाए ना, मतलब आगे भी बात करें तो तभी वो इतना ही रिलेवेंट रहेगा। और उसके बाद दूसरे दिन था सड़क और पोंगा पंडित। वो तो मैंने देखा ही नाटक एक्चुअली, आप लोगों ने हबीब साहब का जादू था, जादू है उनका। मैं एक इस दरमियान 2005 के बाद मैं एक एनजीओ के साथ काम करता था जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है उनके साथ काम करता। तो मैंने उनके लिए एक उनकी लाइफ पे एक नाटक तैयार हुआ था जिसको डायरेक्ट किया था ललित सिंह पोखरिया जी ने, तो मैं उनको असिस्ट कर रहा था। तो उस नाटक को लेकर के हम लोग दिल्ली में सॉरी बॉम्बे में एक हो रहा था WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में होता है, तो उस साल इंडिया को मौका था, इंडिया होस्ट कर रहा था WSF को। जी। तो उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड की NGOs आई थी और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आए थे काफी। तो अद्भुत था वो जगह, मतलब वो जो वर्ल्ड सोशल फोरम था, वहां पे मैंने हबीब साहब का नाटक देखा, पोंगा पंडित। जी। तो नाटक अब वहां पे उस टाइम रहे होंगे तो 5-6 हजार लोग रहे होंगे, नाटक चल रहा। नाटक खत्म हुआ, हबीब साहब आए स्टेज के ऊपर और इधर से हुटिंग शुरू हुई, एक इंट्रोडक्शन हुआ कर्टन कॉल काइंड में जो होता है, सारे कलाकारों का इंट्रोडक्शन हबीब साहब ने दिया। और उसके बाद इधर से हुटिंग ऑडियंस की तरफ से शुरू हो गई, वंस मोर, एक बार और एक बार और एक बार। और सोचिए धीरे धीरे वो आवाज इतनी ऊंची हो गई, वो 4-5 हजार लोग जब चिल्ला रहे हो हबीब साहब एक बार और, हबीब साहब, और उन्होंने, अरे क्या बात, वो अलग ही था। मतलब वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी, मैं वो सीन सोचता हूँ और वो आवाज कान में आती है उसका। अगर एक तो हबीब साहब ने कहा ठीक है चलो भाई फिर से खेलते हैं नाटक, और फिर से खेला गया वो नाटक। क्या तो बात है। हबीब के नाटक में इतना वो दम था कि वो इतनी सहजता से और अपनी और इतनी गहरी बात कहते थे, मतलब सोसाइटी का इतना बड़ा, उनके हर नाटक में इतना रेलेवेंस रहा है सोसाइटी का कि हम बता नहीं सकते। तो दूसरे दिन वही सड़क पोंगा पंडित एक नाटक था उनका, वो था। फिर चौथे दिन रहा जिस लाहौर ने देखा और जन्मई ने, और अद्भुत नाटक है वो भी, अद्भुत नाटक। तो मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ कि ये फेस्टिवल में हबीब साहब के नाम पे शुरू कर पाया, उन्हीं के। और ये भी नहीं पता था कि बस ये कि करेंगे एक बार। फिर लास्ट डे हुआ हैमलेट द क्लाउन प्रिंस, वो एकदम नया एक्सपेरिमेंट काम देखने को मिला लोगों को। मतलब ऑडियंस अपनी हमारे लखनऊ की बहुत ही इतनी ब्लेस्ड हुई थी उस दिन, उसको लगा कि क्या देख लिया है हम लोगों। सो ऑडियंस की तरफ से वो एक चार्म पैदा हो जाता है ना जब किसी चीज के लिए, तो वहां पे कहीं ना कहीं फिर मुझे एक ये एहसास हुआ, एक जिम्मेदारी भी हुई कि जब दर्शक है हमारे सामने, तो हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे, कमी किस बात की है। और उसके बाद से मतलब फर्स्ट डे खाली 50 लोग थे, दूसरे दिन से हाउसफुल। और एक अखबार में वो भी हुआ, अखबार में एक आर्टिकल निकला था, इसमें क्या कहते हैं आपके हिंदुस्तान में, कि ये रंगमंच पे चढ़ा बाजार मवाद का मुलम्मा। तो उस वजह मतलब सोचिए कि नाटक वाला आदमी, नाटक जो है टिकट लेके क्यों हो रहा है, हेडिंग मेरे पास आज भी वो कटिंग रखी हुई है कि, और उसमें वो क्या उन्होंने दिखाया, थिएटर की पूरी कहानी रो रहे हैं उस रिपोर्ट में। लेकिन रंगमंच इतना कॉमर्शियल कैसे हो गया, वहां पे स्पॉन्सर कैसे आ गए। तो मैं कहूँ फिर कैसे होगा नाटक, कैसे होगा आप बताइए। क्योंकि अभी तक नाटकों की जो एक प्रथा थी, मैंने देखा कि नाटक केवल एक ग्रुप है, वो नाटक अपना तैयार कर रहा है और उसने उसको मंचित कर दिया। बट कोई नाटकों के लिए कोई इवेंट, मतलब मैं अगर एकदम लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो कोई इवेंट कंपनी नहीं थी
अगर देखा जाए जो खासकर केवल नाटकों के लिए हो, ना कि आप जैसे कितनी इवेंट कंपनीज जो डांस करा रही हैं, म्यूजिक के प्रोग्राम्स कराती हैं, इधर पार्टीज न्यू ईयर में हो रहा है, इधर कितनी कंपनीज, और लेकिन नाटक के लिए एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म ने तैयार किया गया। तो वो एक नई चीज, और जबकि दर्शक है, अच्छा दर्शक है, ये भी नहीं कि आप इतनी बड़ी चीज है नाटक, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। एंड ऑफ द डे आप किसी भी हर चीज में आप फ्लॉप हो जाए, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है अगर सोसाइटी को, तो एक परफॉर्मिंग आर्ट ही एक ऐसा स्पेस है कि जो एक दिशा दे सकता है, लोगों को एक जगह पे लाके जोड़ सकता है और एक संवाद पैदा कर सकता है लोगों के बीच। तो वो परफॉर्मिंग आर्ट में वो ताकत है, क्योंकि अब ये देखा मैंने कि थिएटर के अंदर हम लोग बैठे हैं, नाटक या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट का शो देख रहे हैं, तो हमें नहीं पता हमारे दाएं कौन बैठा है, बाएं कौन बैठा है, आगे का आदमी कौन है, पीछे का कौन है, हमें कुछ नहीं पता। हमें बस खाली वो एक मूवमेंट होता है, वो एक टाइम है जिसमें हम लोग एक सेम स्पेस में बैठ के उस चीज को शेयर कर रहे हैं। एंड एक पंच पे हम दोनों हंस रहे हैं, हम एक हंसी शेयर कर रहे हैं, एक सैड पार्ट है वो महसूस कर रहे हैं, मतलब एक ऐसी स्थिति है कि वी कैन फील ईच अदर। मुझे एहसास है कि मेरे बगल वाले को कितना पेन हो रहा है वो सीन देखकर, तो वो एक अलग ही ताकत है मतलब थिएटर में। और ये मुझे उस दिन एक बहुत बड़ी मेरी जिम्मेदारी भी थी उस दिन की कि अब मुझे इसको लेके चलना है। तो ये तो जी सर, आप कंप्लीट करिए सर। हाँ, तो ये था कि उस वक्त ये बस एक साल शुरू किया, बस ये नहीं था कि हम आगे भी करेंगे या बाद में भी करेंगे, वो लोगों ने करवाया, वो एक ऑडियंस की तरफ से एक उन्होंने वो चार्म पैदा किया कि हम हैं। अगर नाटक के लिए दो ही चीजों की जरूरत है, नाटक, कलाकार और दर्शक। तो वो दर्शक और सबसे जब कलाकार दर्शक तो ऑलरेडी हैं, लोगों को दिखना शुरू हुआ कि पहली बार कोई हाउसफुल शो जा रहे हैं, टिकट लेकर के लोग आ रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या हुई ना विजय जी, कि नाटक मास तक पहुंचा, जनरल आदमी। वो जो पहले था ना कि ग्रुपिंग कर इतने इनवाइटीज को बुलाना है हमारे, वो कल्चर ब्रेक हुआ वहां से, और वो मैंने कभी नहीं रखा, वो मेरी शर्त रही कि मैं कभी नहीं रखूं। नहीं, आपकी ऑडियंस भी अलग तरीके की ऑडियंस है, उस पर भी एक चर्चा भी करनी है हमें। लेकिन इसके पहले ये जानना चाहेंगे सर कि ये तो आपने एक वजह बताई कि कैसे ये इवेंट एक आकार में आया, कि पहले अश्वथ भट्ट साहब का एक नाटक, फिर आपको लगा हरीश तनवीर साहब की, लेकिन ये रेपेटुआ जो अस्तित्व में आया, ये नाम कैसे अस्तित्व में आया, क्यों लगा कि इसका नाम रेपेटुआ होना चाहिए? हाँ, तो जब फेस्टिवल की प्रिपरेशन कर रहा था, ये मुश्किल से मेरे ख्याल से मैं बहुत खुशनसीब था इस मामले में कि मुझे लोग बहुत अच्छे मिले। ये रेपेटुआ जहाँ पे भी है उन लोगों की वजह से। मैं अलग बात हूँ कि एक आदमी एक आगे होता है, कोई ना कोई XYZ A to Z में कोई ना कोई एक तो होगा ही आगे, जो आगे एक फेस चाहिए होता है, एक फेस चाहिए होता है। बट लेकिन जो मुझे लोग मिले वो इतने, मतलब आई एम सो ब्लेस्ड कि उनकी वजह से आज मैं कर पाया। तो उस टाइम पे नाम कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे नहीं कॉमन की लखनऊ थिएटर फेस्टिवल समथिंग ऐसे। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं अनुपम जी, ही इज अ वेरी गुड राइटर, कॉपी राइटर बेसिकली। तो जब वो आए, वो दिल्ली में रहते थे, तो एक जगह हम लोग बैठे थे, तो वहां पे मतलब जहां मैं काम कर रहा था, अपनी डिजाइनिंग वगैरह पूरी कराता था, तो उस ऑफिस में वो काम करते थे। तो जब देखे कहने लगे ये थिएटर अच्छा, कहने लगे हाँ दिल्ली में यार बहुत थिएटर होता है, मैं मंडी हाउस जाता था नाटक देखने के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा फेस्टिवल कर रहे हो, तो उनका अच्छा मैं एक नाम देता हूँ। तो उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा मुझसे, तो उन्होंने 1-2 दिन के बाद आया और रेपेटुआ लेकर गया। रेपेटुआ ये क्या नाम है? मैं खुद नहीं बोल पा रहा था। उन्होंने लिखा है स्पेलिंग, और मैं पढ़ा, मैंने कहा रैप कि क्या है। मैं खुद एक बड़ा अचंभित थी, क्योंकि आज वो नाम किसी भी अखबार में अगर मैं ऐड देता हूँ, वो गया कोई भी पढ़ेगा तो वो यही देखेगा क्या है ये, व्हाट इज दिस। भले उसके नीचे की जो एक अंडर सपोर्टिंग लाइन है वो है कि थिएटर फेस्टिवल है, तो उससे आप भले, लेकिन रेपेटुआ का क्या है। तो मैंने उनसे पूछा, तो ही सेड कि, और वो रेपेटुआ एक स्पेलिंग भी एक्चुअल नहीं ली उन्होंने प्रोनाउंस वर्ड लिया। तो उन्होंने कहा इसको थोड़ी यूनिकनेस दो,
जो नाम है उसके अंदर अपनी एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, बिकॉज यू डूइंग अ क्रिएटिव वर्क। सो और परफॉर्मिंग आर्ट का है, तो ऐसा हो कि क्योंकि थिएटर एक ऐसी विधा है जिसके अंदर सारी परफॉर्मिंग आर्ट्स का समावेश है। जी जी जी। वो चाहे डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, वो चाहे ड्रामा है, वो चाहे डिजाइनिंग है, वो चाहे सेट डिजाइनिंग है, लाइट डिजाइनिंग है। सो वही एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे सारी कलाओं का एक समावेश होता है। तो रेपेट्वा का मीनिंग फिर ये है कि एनी काइंड ऑफ आर्ट जो कि एक स्टेज के ऊपर परफॉर्म की जाए। तो रेपेट्वा, उसके काफी मीनिंग अलग अलग है कि तो लेकिन ये भी आपने रोचक बात बताई कि ये प्रोनाउंसिएशन है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन है। वैसे रियल स्पेलिंग है REPETOIER। हाँ, एग्जैक्टली। रेपेट्वा बोला कैसे जाता है इसको प्रोनाउंस, तो रेपेट्वा, तो वो स्पेलिंग ली ताकि लोगों को बोलने में थोड़ी आसानी हो। भले ना समझे, समझने के लिए वो जाए डिक्शनरी देखें या वो करें, लेकिन जैसी कोई भी रेपेट्वा भी अगर कोई स्पेलिंग डालता था ना तो उसको मिलता नहीं था, तो रेपेट्वा ही मिलता था। जी जी जी। सो वो एक अच्छी चीज रही काफी। मतलब लखनऊ में 4-5 साल तक तो लोग बोल नहीं पाते थे, सच में। हमारे मीडिया वाले लोग नहीं, वो खाली यही कहते थे वो जो थिएटर फेस्टिवल होता है, वो जो थिएटर फेस्टिवल रेपेट्वार टाइप। तो काफी लोगों को ये लगा कि कोई वो भोजपुरी नाम है। तो मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ, राय हूँ, तो काफी लोगों ने तो वहां से कनेक्ट किया कि ये भोजपुरी नाम है। जी जी। तो फिर ये एग्जैक्टली थोड़ा सरलीकरण कर दीजिए जो दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा सरलीकरण अगर आप कर दें। कोई भी तरीके की जो कला है, एनी काइंड ऑफ आर्ट, जो एक मंच के ऊपर प्रदर्शित की जाए। कोई भी आपके अंदर कोई भी क्राफ्ट है जो आप जैसे एक शेफ है या एक क्रिकेटर है, वो अपने उसका मंच, उसकी फील्ड है, उसकी पिच है, तो वो काफी कमेंट्री में ये वैकैब सुनने को मिलती है, कमेंट्रेटर काफी यूज करते हैं। तो एनी काइंड ऑफ आर्ट जो एक मंच, अपने मंच के ऊपर प्रदर्शित की जा रही है, वो अपना डेमो दे रहा है या अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो रेपेट्वा। जी जी जी। तो वो मुझे लगा कि सारी ही कलाओं को एक जगह अपने आप में, ये वर्ड बहुत 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 डेप्थ है इस वर्ड में, बहुत डेप्थ। जी जी। लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि इतना जटिल शब्द चुनने के बावजूद आपने काम ऐसा कर दिया कि वो हर जुबान पे चढ़ गया। रीजन क्या ना, उस नाम की अपनी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप नाम तो बहुत बड़ा रख लें या बहुत बड़ा चुन लें, राम फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गॉड राम की नाम ले लें, तो राम इज अ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राम नाम रखना। लोग इसीलिए पहले मेरे ख्याल से रखते थे कि उसके अंदर उनके गुण आए या उनकी वैसी छवि बने, उनके अंदर वैसे विचार वो लेकर के आए अपने। तो मेरे ख्याल से इसीलिए भगवान के नाम लोग अपने बच्चों के रखते हैं, और नाम में अपनी ही बहुत जिम्मेदारी है उसकी। तो पहले इवेंट में सर 2009 में जब रेपेट्वा अस्तित्व में आया और पहला इवेंट आपने किया, उसमें भी कोई इतने छोटे नाम आपने नहीं बुलाए थे, बड़े ही नाम बुलाए थे। वो स्पॉन्सर्स कैसे फिर मैनेज किया आपने? हाँ, तो वो एक चैलेंज रहा। तो फिर मैं काफी, एक दो ज्यादा स्पॉन्सर भी नहीं मिले थे, एक दो लोग मिल गए। तो वो जो टिकट्स, अब उस टाइम क्या हुआ था ना कि थिएटर भी बहुत ज्यादा इतना कॉमर्शियल लेवल पे गया नहीं था, नेशनल लेवल। उस टाइम बॉम्बे का थिएटर अगर मैं बोलूं या दिल्ली का थिएटर, अगर रंगमंच देखा जाए आज की डेट में पूरे इंडिया में, तो कुछ ही ऐसे शहर हैं जहाँ पे एक अच्छा काम, एक एक्सपेरिमेंटल काम या ट्रेडिशनल थिएटर बोलूं, वो हो रहा है कुछ ही जगहों पे। और अगर कुछ जगह हैं जहाँ पे हो रहा है तो वो सिर्फ वहीं तक सीमित है। जैसे आप साउथ में चले जाइए तो वहां का नाटक आप देखेंगे तो वहां के नाटक बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं करते, वो अपने ही स्पेस, अपने ही कस्बे, अपने ही शहर में है, क्योंकि वहां पे उनकी काफी ऑडियंस है उनको, और वो अपनी वहां की फोक लैंग्वेज में है, लोकल लैंग्वेज में है। तो उनके लिए भी एक चैलेंज होता है कि हम कैसे जाएं बाहर, नए दर्शकों तक कैसे पहुंचे। तो बॉम्बे, दिल्ली ही दो जगह ऐसी थी उस टाइम पे 2009 में जहां पे अच्छा काम हो रहा था, एक्सपेरिमेंटल काम। तो इस वजह से, और हबीब साहब का काम तो नो डाउट ही इज अ लेजेंड ऑफ इंडियन थिएटर, दो ही लोग निश्चित तौर पे वो रहे। तो उन्हीं के नाम इतना बड़ा था कि उस टाइम वही। फिर वहां से एक ये समझ में आया कि आपका क्यूरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूरेशन इसलिए नहीं कि उसमें स्टार कास्ट है, फिर लोगों का एक बहुत बड़ा भ्रम ये रहा कि इसमें स्टार कास्ट है और बड़े बड़े नाम लेकर के आते हैं, आप छोटे लोगों को नहीं बुलाते हैं या छोटे ग्रुप्स को नहीं बुलाते हैं या वैसे नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना रहा है कि नाटक खासकर लखनऊ के अंदर जो हमारी जो दर्शक हैं जिस तरीके के हैं, या तो वैसे हो कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक ट्रेडिशन रहा हो लोगों के अंदर कि वो नाटक देख रहे हैं और उनके लिए ये इम्पोर्टेंस नहीं रखता है कि कौन कितना बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है, उनके लिए ये इम्पोर्टेंस रखता है कि नाटक कैसा है। मतलब वो होता है ना, एक डायरेक्टर की अपनी गुडविल होती है, तो उसके बाद उसमें जो एक्टर काम कर रहा है उसकी अपनी एक गुडविल है। जैसे दिल्ली में अगर आप देखें तो उस टाइम पे बजाज साहब अगर किसी नाटक में काम कर रहे हैं या विजय शुक्ला अगर किसी नाटक में रोल कर रहे हैं तो नाटक की अपने आप में एक गरिमा हो जाती थी। तो वो लखनऊ में ऐसा कुछ रहा नहीं था, वैसा कल्चर नहीं था एक तो जब ये नाटक आए और फिर मेन क्यूरेशन मेरा ये रहा कि नाटक ऐसे लाऊं कि जो बहुत रेलेवेंट हो खासकर सोसाइटी को लेकर, और दूसरी चीज कि उनके अंदर दर्शकों को खींचने की क्षमता हो और स्पॉन्सर को खींचने की क्षमता हो। तो स्पॉन्सर का आना वेरी इंपॉर्टेंट है। दर्शक तो टिकट बेच के आप नाटक की कॉस्ट नहीं निकाल सकते, निश्चित तौर पे नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपकी बहुत सीमित साधन है। आपका ऑडिटोरियम की सीटिंग सीमित है, आप एक सीमित दौर पे ही आप ऑडियंस को रख सकते हैं, ना ही आपके पास वैसे साधन इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है लखनऊ में कि आपके पास बहुत बड़ा ऑडिटोरियम हो कि 2000-2500 कैपेसिटी का है। तो वो एक तो उसमें स्पॉन्सर किसके फेस पे आएगा? आप जाएंगे किसी भी कंपनी के पास तो हर आदमी कहेगा हाँ बहुत अच्छा काम है, क्योंकि नाटक वालों की एक इमेज है लोगों की आंख में। आंख बंद करते हैं तो एक दिखाई देता है कुर्ता पजामा या जीन्स या और एक झोला रखा हुआ है और जो भी एक कैरेक्टर उनके दिमाग में आता है, आंख बंद करते हैं लोग जब तो। और उनको क्या चाहिए? उनको बस प्रोत्साहन चाहिए, बहुत सही, बहुत सुंदर, वाह क्या काम करते हो, लोग ये देते हैं। तो और चार अच्छी बातें और बोल देंगे बस, लेकिन एंड ऑफ द डे पैसा कैसे आएगा? तो पैसा कैसे आएगा? तो मेरी शुरू से अप्रोच मैंने यही रखी इसमें कि मैं नए दर्शकों तक पहुंचूं और नए दर्शकों के साथ साथ मैं इन स्पॉन्सर्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करूं, उनको पैम्पर करूं कि आप वो कीन हो आने के लिए। तो उसमें यही था कि उनको मार्केटिंग कैसे मिले। तो मैं ही हूँ जो लखनऊ में फिर ये शुरू हुआ कि पेपर में नाटक का पहली बार पेपर ऐड आया, फर्स्ट टाइम नाटक हो रहा उसका ऐड आ रहा है। तो उससे ये है कि मैं एक जर्नल मास तक पहुंच रहा हूँ, साथ साथ जो स्पॉन्सर्स हैं उनको भी एक ये लग रहा है कि एक इमेज, एक कंपनी अपनी एक गुड इमेज बनाने की कोशिश करती है कि हम सोशल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट लाइक जैसे CSR एक्टिविटीज होती है, लेकिन वो काफी बहुत छुपी हुई एक्टिविटीज होती है, उसमें उनको ब्रांडिंग नहीं मिल पाती। तो लोगों ने इस पे भी कोई तैयार नहीं था इतनी, लेकिन ये है कि उनको मैंने एक पैकेज बनाया, एक पैम्पर किया कि स्पॉन्सर्स भी खुश हो। तो उससे आए धीरे धीरे, फिर सीजन 2 किया, उसमें आए कुछ, लेकिन ये है कि घाटा फिर मेरे लिए फिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि फेस्टिवल होना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट दर्शकों के लिए। फिर 2 साल 3 साल तक या फिर क्या हुआ कि मतलब पहले हम लोग एक शो करते थे, 1 शो। जी 3-4 साल के बाद मैंने देखा कि एक शो हुआ और हमारी करीब 100 ऑडियंस वापस जा रही है। हाउसफुल हो गया है, टिकट नहीं मिली तो वो वापस जा रही है। देन फिर हम लोगों ने सेम शो के 2 शो शुरू किए। वो भले 600 की ऑडियंस में 600 के ऑडिटोरियम में हमारी उस टाइम पे 100-150 ऑडियंस ही बैठती थी। मतलब फर्स्ट शो में जो हम लोग एक किया, जो सेकंड शो होता था वो हाउसफुल होता था। लेकिन ये 4 बजे और 7 बजे, हाँ 4 बजे और 7 बजे। लेकिन ये था कि वो जो 100 ऑडियंस है ना वो वापस ना जाए। वो एक तो बड़ी मुश्किल से हम लोग खींच के लाए यहाँ तक, तो हम, और उसमें काफी सीनियर सिटीजन्स, उनको जल्दी आना होता है, जाड़े में फेस्टिवल होता है तो ठंड में, तो वो एक मेन मोटो यही था कि वो दर्शक वापस ना जाए, उसको भी ऑप्शन मिले। तो अभी आवाज आ रही है सर मेरी? जी बिल्कुल।
हाँ, तो रेपेटुआ को घर घर तक पहुंचाना, मतलब अच्छी बात ये है कि सामान्य तौर पे जब हम नाटक देखने जाते हैं लखनऊ के अंदर, तो दर्शक दीर्घा लगभग वही गिने चुने चेहरे होते हैं जो सारे नाटकों में दिख जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम रेपेटुआ में नाटक देखने जाते हैं तो वो चेहरे होते हैं जो कभी किसी नाटकों में नहीं दिखते हैं। लखनऊ तो ये घर अलग अलग मेरे मतलब रेपेटुआ फेस्टिवल में आपको थिएटर के लोग नहीं मिलेंगे, लखनऊ थिएटर के लोग नहीं आते। तो ये एक अलग तरीके की ऑडियंस जो आपने क्रिएट की, इसके लिए कैसा होमवर्क रहा? क्योंकि मैं देखता हूँ हर आमो खास मतलब लोग को टिकट के लिए मारामारी हो रही है। उसका यही रहा कि कंटेंट एक ऐसा है ना कि लखनऊ में या तो इतना जनरल तौर पे होता नहीं है, ठीक है, और इसमें और फिर उसके बाद जब फेस्टिवल शुरू हुआ उसके बाद काफी लोगों ने शुरू करने की कोशिश की। बहुत सबसे अच्छी चीज ये मुझे लगी कि लोगों ने करने की कोशिश की कि हम भी फेस्टिवल करते हैं, लेकिन जिसने थिएटर फेस्टिवल कर लिया वो दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा इवेंट कर सकता है। ये मैं बता रहा हूँ कि इतना अनुभव हो जाता है लॉजिस्टिक का, जिसने थिएटर कर लिया। क्योंकि थिएटर में सुई से लेकर के जहाज तक everything you have to create again and again and again and again. तो सिनेमा में तो एक अलग ही चीज काम करती है, उसमें तो आपने एक बार बना दिया, लेकिन थिएटर तो मैं कहूंगा सिनेमा से भी महंगा है, बहुत कॉस्टली है। निश्चित तौर पर उसको थिएटर करना तो ये है कि आप अगेन एंड अगेन हर चीज क्रिएट कर रहे हैं एवरी टाइम। लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिल पाया। आप घर घर तक पकड़ कैसे बनाए? अगर आप ये बताएं कि घर तक अगर बोलूं तो यही रहा कि ऑडियंस को मैं कभी भी मैंने लिखा नहीं। मैंने शुरू के 5 साल तक मेरे पास कोई डेटा नहीं था ऑडियंस का कि मेरे यहाँ कौन आते हैं, कितने लोग बोलते थे तुम लेते क्यों नहीं है, रजिस्टर क्यों नहीं लिखते हो। तो मुझे एक तो बड़ी क्योंकि एक संकोच लगता था कि अगर मैं एज ए दर्शक जाऊं और कोई मेरे पीछे पीछे रजिस्टर लेके घूम रहा है, नाम बता दीजिए, ये बता दीजिए, और ये बहुत जिम्मेदारी का काम भी है, और इतनी जिम्मेदारी से निभाने वाला शायद मुझे कोई मिला नहीं था कि जिससे मैं लिखवाऊं, ये सारी चीजें काम करवाऊं। तो ये हुआ कि अगर मैं ये करूंगा तो मैं बहुत सीमित हो जाऊंगा। मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे यार 500 की ऑडिटोरियम है, 600 की, और बस 2000 लोगों तक अगर हम पहुंचा दें तो उसमें से छट-छटा के इतने लोग आ जाएंगे। तो वो अप्रोच नहीं रखी, इसलिए मैं हमेशा हर साल मार्केटिंग में मैं हमेशा नई नई चीजें एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि मैं कैसे नए से नए दर्शक तक पहुंचूं, तो उसको कैसे पैम्पर करूं। तो मेरे पास काफी मतलब बोलूंगा तो 50% ऑडियंस मेरी ऐसी होती थी जो पहली बार नाटक देख रही। तो ये जो एक अनुभव है, अगर आपने पहली बार किसी को नाटक अच्छा दिखा दिया या बुरा दिखा दिया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सर। वो पहली बार वाला नाटक जो दर्शक आता है ना, जो इधर मंच पे होता है, उसके ऊपर उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर उसने पहली बार पूरा नाटक देख लिया तो उसके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी नाटक को लेकर, और वो दुनिया के किसी भी कोने में होगा तो कभी सोचेगा एक बार नाटक देखने से पहले कि यार वो नाटक देखा था, क्योंकि ये रोजमर्रा आदमी नहीं करता है। ये एक प्रोसेस है जिसको आदमी अपनी लाइफ में डालता है, नाटक देखना या कल्चर एक्टिविटीज में जाना। और अगर आपने अच्छा दिखा दिया नाटक तो दुनिया के किसी भी कोने में होगा तो वो नाटक जरूर देखेगा, भले उसके और नाटक में बुरा अनुभव हो। लेकिन जो पहला नाटक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम उसके स्मरण में ये रहेगा, जो दूसरा नाटक देखेगा, नहीं यार वो पहला वाला नाटक अच्छा था, ये वाला इन लोगों ने अच्छा। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी थी, तो उसमें क्यूरेशन में मेरा बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता था। और मार्केटिंग के थ्रू हमेशा नए दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश की, और दर्शकों ने बहुत अपनी जिम्मेदारी निभाई कि लोगों ने, क्योंकि लखनऊ में एक चीज है कि लोग अकेले नहीं आते हैं, खासकर पब्लिक इवेंट में कहीं जाते हैं तो अकेले नहीं, साथ में कोई दोस्त है या 2 लोग 3 लोग 4 लोग ऐसे जाते हैं। तो वो दर्शकों ने ही और दर्शक लेकर के आए, दर्शकों ने ही इसकी मार्केटिंग, अगर देखा जाए तो इसे फुल पब्लिक के द्वारा की गई, जिसको बोलेंगे माउथ पब्लिसिटी। तो मुझे लगता है कि आप साल भर इस विषय पे मेहनत करते होंगे कि इस 22 सीजन में नाटक कौन सा बुलाना है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप अपने कंधे पे लेकर के चलते हैं। अच्छा कंटेंट क्या होता है कि नाटकों का जो सीजन है वो अक्टूबर से शुरू होते हैं नए नाटक बनना, और हमेशा ये भी रहता है कि मुझे हमेशा नया काम दिखाना है। मैं ये नहीं कि जो 4 साल पुराना नाटक है या 2 साल 3 साल पुराना नाटक है, मैं वैसे नाटकों को नहीं करना चाहता।
मतलब पर्सनली मेरी अपनी एक वो रहती है, तो इसलिए कि हमेशा अपडेटेड क्या हो रहा है, नया नया क्या एक्सपेरिमेंट काम हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा एक एरिया है थिएटर का। अगर देखें तो हर जगह एवरी ईयर अलग अलग नया नया काम होता है। तो उस वजह से ये है कि अक्टूबर के बाद फिर मैं नाटकों को सेलेक्ट करना शुरू करता था, क्यूरेशन करना शुरू करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे नए प्रोडक्शंस ओपन हो रहे होते हैं। लाइक तो मैं पता करता रहता हूँ भाई किसकी रीडिंग शुरू हुई, कौन नया नाटक शुरू कर रहा है, कौन डायरेक्ट कर रहा है। तो क्यूरेशन काफी डायरेक्टर कौन है और कुछ ये है कि कौन एक्टर कहाँ काम कर रहा है इस वक्त, किस डायरेक्टर काम, तो उससे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो और अब लखनऊ में तो ये हो गया है, कुछ डायरेक्टर्स की अपनी ऑडियंस हो गई है, मतलब बॉम्बे के डायरेक्टर्स उनकी अपनी ऑडियंस है, खाली उसमें मैटर नहीं करता कि कौन सेलिब्रिटी है कि आप कौन नहीं। जी। तो अब आपने इंडोर आउटडोर दोनों ही तरफ ऑडियंस को एंगेज करने की व्यवस्था बना रखी है, अंदर नाटक, बाहर लाइव इन कॉन्सर्ट। हाँ बिल्कुल, ऑडियंस ने डिमांड की। जैसे जब फिर मैंने जब 2 शो शुरू किए, तो उस टाइम पे क्या होता था कि ऑडियंस जैसे नाटक शुरू हुआ तो उससे 15 मिनट आधे घंटे पहले आ जाती थी। और अमूमन होता क्या था कि सुबह लोग आए, आर्टिस्ट आए 9 बजे 10 बजे, बहुत जल्दी 10 बजे पहुंचते थे। शाम को नाटक है, 10 बजे पहुंचते थे। अब किसी का सेट ज्यादा है, सेट लग रहा है, टेक्निकल हो रहा है, मतलब लाइट एंड ऑल सेट हो रही है, फिर इसके बाद सब होता है, तो एक टेक्निकल रिहर्सल चाहिए। तो कभी कभी ये होता था कि लेट हो जाता था, मतलब एक टाइमिंग अगर है शो की 6 बजे फॉर एग्जांपल है, तो 6:30 हो गया, गेट खोलने में हो गया 6:45, मतलब इतना टाइम हो जाता था कहीं क्योंकि पूरा तैयारी नहीं, कोई आर्टिस्ट नहीं आया, कोई ट्रेन लेट हो गई किसी की। सो वही बोला ना कि एक साथ फेस्टिवल में करीब 200 500 600 लोग आते हैं, आर्टिस्ट लोग आ रहे हैं। जब आर्टिस्ट आता है वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो बैक स्टेज का काम है कि वो स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे उतरा, देन उसके बाद इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग फ्रॉम ट्रैवल टू फूड टू आपका नाश्ता पानी, एवरीथिंग उनको कंफर्ट पे रखना है, उनको एक इजी वे में क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट ना बहुत खुश होके जाए। जी हमेशा ये एक अप्रोच रही कि खुश हो करके जाए आर्टिस्ट। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि फिर मैंने जैसे कोई भी शो शुरू होता था तो उससे पहले देन आई ट्राई कि एक म्यूजिक का रखते हैं कुछ। तो मैंने पहली बार फिर एक फोक म्यूजिक रखा, हरियाणा का पहली बार, फिर उसके बाद राजस्थान का एक बार उसमें मिक्स था। तो ऑडियंस फिर मैंने देखा दूसरे दिन से वो 1 घंटा पहले आने लगी तो उसको म्यूजिक सुनना है। तो 15-20 लोग मैंने देखे कि क्योंकि हम लोग जो शुरू करते थे ये था कि ऑडियंस जो शो की टाइमिंग है उससे 40 मिनट्स पहले, तो 1 घंटा पहले देखा ऑडियंस आने लगी। वो सिर्फ इसलिए आती थी कि उसको म्यूजिक सुन। देन उसके बाद से दिमाग में मेरे ये था कि लेट्स सी, अभी नहीं, ऑडियंस को धीरे धीरे देखते हैं कि कितनी ऑडियंस हो जाती है, फिर मैं म्यूजिक फेस्टिवल शुरू करूं। सर अगर पूरे इंडिया में हम देखें तो इंडिपेंडेंट फेस्टिवल जो हो रहा है जिसमें इतनी सारी एक्टिविटीज एक साथ हो रही हो, तो निश्चित तौर पे रेपेटुआ बहुत ऊंचे पायदान पे खड़ा है। अच्छा, मेरे को क्योंकि मैं ज्यादा इतना पता नहीं रहता है मेरे। नहीं तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप भारत के किसी भी कोने में जाइए और लखनऊ की बात करिए तो रेपेटुआ का जिक्र खुद ब खुद आ जाता है कि अच्छा वो शहर जहाँ पे रेपेटुआ होता है। तो लगता है सर की जिम्मेदारी बढ़ गई है बहुत, सच में। मतलब और भी अब तो इतनी ज्यादा, अब तो ये लगता है कि ये तो चलिए आपके पास आज सब कुछ है, दर्शक के अब उसके लेवल का आपको कंटेंट देना है, वैसा ही देना है, तो जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा, वो नो डाउट। और प्लस शहर के लिए अभी बहुत कुछ करना है। अब मेरा ये है कि जो शहर के लोकल आर्टिस्ट हैं इनके लिए मैं अब क्या करूं, जो नया टैलेंट आ रहा है, कितने बच्चे आते हैं, उनको इतनी उम्मीद है मुझसे कि भैया कुछ क्या करूं, तो काफी काम, मतलब तो मैं तो बहुत लखनऊ में हमेशा कोई भी है, मैं कहता हूँ तुम आओ, तुम्हें कुछ करना है, नाटक करना है, कुछ भी करना है, मुझसे जो मदद हो पाएगी मैं दूंगा, एनी काइंड ऑफ हेल्प, जो भी मदद चाहिए मैं दूंगा। सर ऐसे दौर में जब हम सभी लगभग निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की ये जो पहल है कि आप जैसे लोग जो कला जगत में
कुछ नवीन करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाना, तो रंग समागम की पूरी जो एक रूपरेखा है, इस पे आपके क्या विचार हैं सर? नहीं, ये बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब कि सबसे बड़ी चीज तो पहली बार, क्योंकि इस दौर में हम लोग ये चीज थोड़ी आज पहली बार मैं इस तरीके से एक कन्वर्सेशन में आया हूँ। और कितनी अच्छी चीज मुझे ये लगी कि आप इतनी दूर हो, हम लोग बैठ करके जुड़ सकते हैं। अगर इसी प्लेटफॉर्म को हमारी थिएटर कम्युनिटी जितनी भी है इंडिया में, हम लोग अगर इस प्लेटफॉर्म को इस तरीके से यूज करें, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी ने जो शुरुआत की है रंग समागम की, ये बेहतरीन है। क्योंकि भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी से सच बोलूं तो शानदार लोग गए हैं। मतलब उन्होंने आज अपना एक मुकाम हासिल किया है, अपनी मेहनत से हासिल किया है, और इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। और बहुत खुशनसीब हूँ, राज बिसारिया सर ने ये काम किया, शुरुआत की इसकी भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की। मैं खुद ही इसका प्रोडक्ट हूँ, तो मुझे तो बहुत गर्व है पीएनए के ऊपर, बहुत गर्व है। धन्यवाद सर। रेपेटुआ फेस्टिवल के साथ ही आपने रेपेटुआ कैफे की भी शुरुआत की, और वहां भी एक बड़ा अच्छा उम्दा माहौल आपने बना रखा है। ये भी बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। हाँ, ये मैं बहुत शुरू से करना चाह रहा था। एक चीज था कि अभी तक जो नाटक होते थे तो हम लोग दर्शकों को थिएटर तक लेकर के आते, अगर किसी को नाटक देखना है थिएटर तक लेके, तो वही मैं सोचता कैसे मैं नए दर्शक तक पहुंचूं। मतलब भले मैं 10 लोगों तक पहुंचूं, भले 5 लोगों तक पहुंचूं या 50 लोगों तक पहुंचूं, तो मैं वहां से ऑडिटोरियम से मैं थिएटर को निकाल के थोड़ा एक ऐसी जगह पे लेके आया कि जहाँ पे लोग अलग माइंडसेट से आ रहे हैं। और कभी कभी काफी लोग तो अब तो ये है कि देखने, तो मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, लेट नाइट थिएटर शो रात को 11:30 बजे करता था, 11 साढ़े 11 बजे। तो वो बहुत अच्छा गया। मतलब करीब 100 दर्शकों का सीटिंग है हमारे पास, और अच्छा एक्सपेरिमेंट था। तो बहुत सारे नवीन प्रयोगों के साथ सर आप निश्चित तौर पे लखनऊ का नाम आगे लेकर के जा रहे हैं, और जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें भी प्रेरणा मिल रही है। और आज आपने कहा है कि आपकी एक जिम्मेदारी बन रही है कि जो नए रंगकर्मी है उनको कैसे समर्थन दे सकते हैं, उनको कैसे सहयोग दे सकते हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। तो अपनी इतनी सारी जो आपकी जर्नी रही है, इतनी प्यारी जर्नी रही है, रोचक जर्नी रही है, उसको हमसे साझा करने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, और हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद करते हैं सर कि रंगमंच की जिस शिद्दत के साथ, जिस समर्पण के साथ आप सेवा कर रहे हैं, वो यूं ही करते रहेंगे, और हम सभी रेपेटुआ में आगे और खूबसूरत प्रस्तुतियों का इंतजार करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।